नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यमन इंटरनेट केबल्स काटने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा अमल जो इसराइल और अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए मुकम्मल तबाही लाएगा और उसके साथ साथ दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? इसराइल और अमेरिका। तो जंग अब नए फेज में दाखिल होती हुई नजर आ रही है और यह सबसे बड़ा कदम अब आने वाले एक दो दिनों में आप यमन की तरफ से देखेंगे तो सूरत हाल बिगड़ चुकी है, जंग फैल चुकी है। अब जंग सिर्फ गजा के एक छोटे से टुकड़े की नहीं रही, बल्कि जंग उससे भी कहीं ज्यादा एस्केलेट कर चुकी है और रिवर्स होने की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। पीछे हटने का कोई रास्ता बचा नहीं है। अब आगे से आगे काम चलता चला जा रहा है और ये यमन की जानिब से बहुत बड़ा इकदाम सामने आया, जिसके बाद इसराइली मीडिया से मिला उठाया कि भाई हमारा फिर क्या बनेगा, हमें फिर कौन बचाएगा। तो ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, नक्शों के साथ आपको समझाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है और यमन ये कैसे कर सकता है, ये तफसीलात आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, ये भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि चाइना ताइवान पर हमला करने वाला है। अब वो चाइना और ताइवान का गजा के साथ क्या ताल्लुक है वो भी आपको बताएंगे कि इसराइल और अमेरिका किस तरह से फंस गए और अमेरिका को अब चूज करना पड़ेगा कि किसको बचाना है और किसको कुर्बान करना है। तो वो किस तरह से गजा जंग के साथ रिलेट कर रहा है ये मामला, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बहुत बड़ी खबर नाज़रीन एक और भी आई है कि मज़ामती तहरीक ने मुसाद के बहुत ज्यादा एजेंट्स पकड़ लिया और पूरा नेटवर्क पकड़ लिया है। यानी गजा में ऑपरेट करने वाला पूरा जो मुसाद का नेटवर्क है उसको पकड़ लिया। और पकड़ा कैसे है ये बहुत बड़ी दास्तान है। तो ये अहम तरीन तफसीलात और प्यूटन को एक गिफ्ट दिया गया है मज़ामती तहरीक की जानिब से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, यमन ने पहले दिन कहा था कि हमारी पॉलिसी मसल दिखाना नहीं है और हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि आपको करके दिखाएंगे और गजा की जो विक्ट्री है वो बाबुल मंदब से आएगी। तो रोज बरोज ये उनका अहद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, उनकी ये बात पूरी होती हुई नजर आ रही है। और यमन ने आज से 4 दिन पहले कहा था कि अब हम जंग के अगले मरहले में दाखिल होने वाले हैं, ठीक है ना। अब बात यहां से आगे जाएगी, अब बात पीछे नहीं आएगी। उन्होंने कहा था कि वी हैव मोर वेज टू स्टॉप इसराइली एग्रेशन, हमारे पास और भी जरिए हैं कि हम जो इसराइली अकड़ है ना वो निकाल सकते हैं, जो उनका गुरूर है ना उसको तोड़ सकते हैं। हमारे पास और भी अभी बहुत सारे रास्ते हैं। और जो उन्होंने शिप्स पर हमले शुरू किए थे, ठीक है ना, जिस पर पूरी दुनिया में भूचाल आ गया था और बात भी सही है, यानी पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासर हो गई है। और यमन ने कहा कि ये तो हमारा सिर्फ स्टार्ट है, अभी तो असल एक्शन तो हमारी तरफ से आना बाकी है। तो अब वो एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं कि भाई यमन और कर क्या सकता है, उसके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। यानी वो जो बात करता है वो खाली एक खोखली धमकी नहीं होती, बल्कि वाकईतन उसके पास ऐसे रास्ते हैं कि वो अमेरिका को घुटनों पर पूरी तरह से ला सकता है। ये आप देखिए कि खबर ये है कि अब इंटरनेट केबल जो है उसको काटने का जो है अगले मरहले में उसका फैसला हो गया है। अब ये पहले इसराइली मीडिया का बयान आप देख लीजिए। हौसीज इन यमन थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन केबल्स इन रेड सी, ठीक है, सबूत आपको मिल गया। खुद इसराइली मीडिया कह रहा है कि जो यमन है वहाँ से इंटरनेट और कम्युनिकेशन केबल्स को काटने का जो है वो अगले फेज में ये फैसला हुआ है। अब ये कैसे हुआ, यह मैप देखिए। इस मैप में आपको नजर आ रहा होगा कि जो इंटरनेट और कम्युनिकेशन की केबल्स हैं जो दुनिया को कनेक्ट कर रही हैं, यानी उधर वाली आधी दुनिया को, इधर वाली यूरोप अमेरिका एंड देन इस तरफ एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इन सब को जो कनेक्ट कर रही हैं, जो केबल सारी गुजर रही हैं वो सारी रेड सी से गुजर रही हैं, सही है। तो वो सारी यमन के कंट्रोल में है। तो यमन के पास ये सबसे बड़ा हथियार है। यानी आप मुझे बताएं कि अगर ये केबल्स काट दी जाती हैं तो फिर दुनिया किस तरह से सर्वाइव करेगी। दुनिया तो 1 घंटा नहीं चल सकती। यानी ये जो हमने इतने सालों लगाकर ये तरक्की की है वो तो सारी दफन हो जाएगी इस एक एक्शन के साथ। मतलब समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया इसके बाद चलेगी कैसे। और यमन ये कर सकता है, जो कि इसराइली मीडिया कह रहा है कि उसने ये सारी बात की है और यमन ये कह रहा है कि हमारे पास मोर वेज हैं, जब हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो हम ये सारी नई चीजें जो है वो करेंगे। तो ये तो यमन बिल्कुल कर सकता है, ये सारी चीजें उसके अंडर हैं। तो अब इसका इल्जाम किस पर आएगा? क्या यमन पर आएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जो कुछ हुआ है वो इस बात का सबूत है कि इसके जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। पूरी दुनिया ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ वोट किया, ठीक है। पूरी दुनिया ने कहा कि जंग रोको, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने कहा कि हम जंग नहीं रोकेंगे। तो उस जंग के नतीजे में
جو تباہی آئے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جنگ چھیڑنے والا ہوگا. یعنی ہم نے تو اپنا کیا دفاع نہیں کرنا؟ یعنی آپ نہتے اور مظلوم پر بمباری کرتے رہیں اور یمن وہاں پر خاموش بیٹھا رہے. آپ نے انٹرنیشنل لا کو 100 میل نیچے دفن کر دیا اور آپ ہمارے لیے انٹرنیشنل لا لے کر آ رہے ہیں. تو یمن تو یہ کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہے کہ اگر یہ بمباری بند نہیں ہوتی، اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی ضابطہ اور اخلاق نہیں ہے، پھر ہم بھی کسی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم بھی سارے اقدام اٹھائیں گے اور دنیا اس میں سپورٹ کر رہی ہے. یو این کی ووٹنگ یمن کے اس جو دعویٰ ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ بھائی آپ کو ہم کہہ رہے کہ جنگ بند کریں. اگر آپ جنگ بند نہیں کرتے تو جس نے اپنا دفاع کر رہے ہیں تو اس کے پاس پھر سارا رائٹ ہے کہ آپ بمباری کرنے میں آپ کوئی اصول نہیں دیکھ رہے تو دفاع کرنے میں پھر اصول کیوں دیکھے جائیں؟ تو پھر یہ ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی ہے، یہ ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی ہے جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا کہ جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. تو آگے آنے والے وقت میں یہ والی جنگ جو ہے وہ ناظرین چھڑنے والی ہے. اور یہ صرف ایک ایکشن ہے، یہ اختتام نہیں ہے. یمن کہہ رہا ہے کہ یہ اختتام نہیں ہے، یہ تو ایک ایکشن ہے، اس کے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس اور ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز. آپ یمن کا بیان دیکھیے. امریکن وارشپس آر فائٹنگ گوسٹ اینڈ تھریٹننگ انٹرنیشنل نیویگیشن ٹو پروو ٹو اسرائیل اٹس رسپانس ٹو پروٹیکٹ اسرائیلی شپس. ٹھیک ہے؟ پھر یمن نے یہ بھی کہا کہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل میریٹائم ٹریڈ از ان اے گریٹ تھریٹ ڈیو ٹو اسرائیل امریکن پالیسی. ٹھیک ہے؟ وہ اس میں کیٹیگوریکلی بتا رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے جو کہ اب پوری دنیا کی جو ٹریڈ ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ امریکہ اور اسرائیل ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اپنی اس چیز میں پوری دنیا کو متاثر کر رہے ہیں اور پھر ہمارے لیے سب لیجیٹیمیٹ ہوگا. ہم امریکہ پر حملہ بھی ہمارے لیے لیجیٹیمیسی ہوگا اور جو ہم اقدام اٹھا سکتے ہیں دین پھر ہم اٹھائیں گے. یعنی آپ اگر یو این مل کر، اگر ساری دنیا مل کر اگر غزہ کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں بھیج سکتے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے؟ یو این کی کیا پھر اہمیت ہے اور یو این کے بنائے گئے لا کی کیا اہمیت ہے اگر وہ غزہ کے اندر ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں بھیج پا رہا؟ آپ کو پتہ ہے ابھی یو این کی رپورٹ آئی ہے کہ 90% اس وقت لوگ وہاں پر قحط کا شکار ہو گئے ہیں. 90% آف دا پاپولیشن قحط کا شکار ہو گئی ہے. 8 لاکھ لوگ جو ہے وہ 2 دنوں کے بعد ان کو کچھ کھانے کو ملتا ہے. یہ یو این کی رپورٹ ہے. یہ اس وقت غزہ میں صورتحال ہے. اینڈ دین آپ کہتے ہیں کہ ہم ضابطے دیکھیں اور تمہارے لیے کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے. تو یہ چیز یمن کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے اور وہ اس کو مان نہیں رہا ہے. تو یہ صورتحال اب پوری طرح سے اسکلیٹ ہو گئی ہے اور بہت خطرناک حد تک اختیار. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انٹرنیٹ کیبل کٹنے کے بعد، کمیونیکیشن کٹنے کے بعد دنیا کیسے چلے گی؟ یہ تو دنیا کے لیے اتنی بڑی تباہی ہوگی کہ جس کا آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے. صرف 1 گھنٹہ یہ دنیا نہیں چل سکتی. پھر جو دنیا میں کرائمز یہ وہ مطلب دیکھیں نا کہ افریقہ میں کیا صورتحال ہے، وہاں پر کتنی جنگیں وہاں پر چل رہی ہیں، سول وارز چل رہی ہیں. مطلب یہ تو پوری دنیا اتنا کرائسس پیدا ہو جائے گا کہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری خطرناک چیزیں اس وقت یمن کے ہاتھ میں ہیں اور وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب ریڈ سی کی صورتحال کیا ہے؟ تو ریڈ سی کی 80 to 90% جو ٹریڈ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو ساری دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے وہاں سے بین کر دیا ہے اور وہ افریقہ سے گھوم کر جا رہی ہیں. صرف چائنیز، رشین اور پھر باقی جو ان کے جو رکھتے ہیں، ان کی حمایت رکھتے ہیں، وہ سارے وہاں سے گزر رہے ہیں. لیکن میجورٹی آف جو ٹریڈ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یورپ کی ساری ٹریڈ ختم ہو چکی ہے. یورپ کا سارا آئل جو ہے وہ لویسٹ سطح پر آ چکا ہے. اس سے پہلے 90% آئل ریڈ سی سے گزر رہا تھا، آج 10 to 15% جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایجپٹ کا کردار بھی بڑا شاندار رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ایجپٹ صرف سوئز کینال سے $10 بلین کماتا ہے. تو آج وہ پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور اس نے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کی اور یمن کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. حالانکہ یہ سارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی ایجپٹ میں ہو رہے ہیں. ایرانی صدر نے پہلی بار مصر کے صدر کے ساتھ فون پر بات کی اور یہ پہلی ان کی کال ہوئی ہے. تو اس کو بھی بڑا غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے. تو پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چل رہا ہے اور ایجپٹ کا بھی اس کے یہاں پر کردار کو آپ کو سراہنا چاہیے. اب ذرا آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں اور چائنا اور تائیوان کا جو معاملہ ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے اور چائنا نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تائیوان پر قبضہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ غزہ کی جو جنگ ہے وہ امریکہ کو پوری طرح سے لے ڈوبی ہے. یہ آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ روایتی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ اب پوری دنیا کے اقتدار کا فیصلہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اب یہ لنک کیسے ہو رہی ہیں چیزیں؟ لنک ناظرین اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ ریڈ سی میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے
उसके नतीजे में अमेरिका को अपनी नेवी जो है वो अदर पार्ट से, खास तौर पर साउथ चाइना सी से यहां पर डिप्लॉय करना पड़ी है, यहां पर बुलाना पड़ी है। ठीक है, तो इस सूरत हाल को देखते हुए कि अमेरिकन नेवी वहां से निकल रही है तो चाइना के लिए काम ज्यादा आसान हो गया। तो उन्होंने इस सूरत हाल को देखते हुए कि अमेरिका यहां से निकलकर इधर अरेबियन और रेड सी में आ रहा है, ठीक है, तो उन्होंने यह हेडलाइन देख लीजिए, कैटेगोरिकली चाइना ने इन्फॉर्म कर दिया अमेरिका को कि हम ताइवान को अपना हिस्सा बनाने वाले हैं, थ्रू फोर्स बनाएं या थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स बनाएं, जिस तरीके से भी बनाएं, अब हमने फैसला कर लिया है कि हम ताइवान को अपना हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, और फैसला क्यों किया है? क्योंकि इस जो सूरत हाल में अमेरिकन पोजीशन कमज़ोर हुई है और उन्हें यहाँ पर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करना पड़ रही हैं, इस सूरत हाल में उनको हुआ है। अब ये गज़ा के हवाले से इंपॉर्टेंट किस तरह से है? तो गज़ा के हवाले से इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि अमेरिका फंस गया। अब अमेरिका को फैसला करना है कि उसने ताइवान को बचाना है या इसराइल को बचाना है। ठीक है, अगर वो अपनी फोर्सेस वापस लेकर जाता है ताइवान को बचाने के लिए, ठीक है, तो यहां पर तो ऑलरेडी इत्तेहाद टूटा हुआ है और अमेरिका भी यहां से निकल जाएगा, तो फिर बचाएगा इसराइल को कौन? यानी वो बचाना तो दूर की बात है, जब होंगे ही नहीं तो फिर चांस कहां से होगा? तो ये फंस गया वो कि ताइवान की हिफाजत करे या इधर करे। अच्छा, बिलफर्ज वो ताइवान को कुर्बान कर देता है और कहता है नहीं जी हम तो इसराइल को बचाएंगे, तो उसमें जो इत्तेहादी यहाँ पर खड़े हुए हैं, यमन, ईरान, बाकी सारे खड़े हुए हैं फ़लस्तीन के साथ, वो कैसे जीतने देंगे इसराइल को? कैसे जीतने देंगे? अभी तक अमेरिका कर क्या सका है? जिसके सर पर वो था कि पूरा यूरोप तो छोड़ के चला गया है, तो वो अकेला कैसे जीतेगा? तो अगर वो ताइवान को छोड़कर इधर बचाने के लिए आता है तो ताइवान तो गया और ये भी गया, ठीक है ना, तो ये भी नहीं बचने वाला। जिस तरह की सूरत हाल, जिस तरह का गलबा इस वक्त यमन, फ़लस्तीन और उनके इत्तेहादियों का है, तो वो तो नहीं जीतने देंगे यहाँ से अमेरिका को, अमेरिका और इसराइल दोनों को। तो अमेरिका के हाथ से वो भी गया और ये भी गया। ठीक है, तो इस तरह जो अमेरिकन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कम्प्लेक्स का शिकार हो गई है और वो ज़्यादा पहले से कंफ्यूज थे और डबल कंफ्यूज हो गए। पहले उनमें कोई क्लैरिटी नहीं है, पहले उन्होंने अनाउंस किया इत्तेहाद जिसमें उन्होंने मुल्कों को रखा ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं था, और वो सारे गुस्सा कर गए कि हमसे पूछे बगैर तुमने हमारा नाम क्यों रख लिया। यानी इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट, इतनी कभी तारीख में नहीं हुई जितनी इस वक्त अमेरिका की हो गई है। यानी आप देखें ना कि वो सो कॉल्ड अकेला सुपर पावर है और एक के बाद एक छोड़े जा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं जो उसके सबसे ज्यादा बड़े इत्तेहादी समझे जाते हैं, यानी यूरोप। अगर यूरोप और अमेरिका आपस में बट गए तो फिर पीछे रह क्या गया? वो जो उनकी हेजेमनी थी दुनिया में, तो वो किसके जरिए कायम रखेंगे? तो ये तो बहुत ही गैर मामूली चीज हो गई है। यानी इस जंग ने देखो कि कहाँ रशिया से लेकर कहाँ अमेरिका और कहाँ यूरोप, कहाँ तक ये इसने मसाइल पैदा कर लिए हैं। तो यहाँ पर जनाब अमेरिका जो है वो अब ट्रैप हो गया। ठीक है, तो ये चाइना और ताइवान की सूरत हाल है। अब जरा आगे चलते हैं और गजा के हवाले से नाज़रीन आपको अपडेट करते हैं। नाज़रीन, गजा में बहुत एक बड़ी कामयाबी मज़ामती तहरीक को मिली है और मज़ामती तहरीक ने जनाब एक नेटवर्क पकड़ लिया है। पूरा जो एजेंट्स का, मुसाद के एजेंट्स का नेटवर्क है उसको पकड़ा गया है। ये नाज़रीन हुआ क्या है कि उनके बहुत सारे जो एजेंट्स हैं उनको पकड़ा गया एंड देन उनको हलाक कर दिया गया। ये एजेंट्स कौन थे? ये सीनियर एजेंट्स थे, ठीक है, और इनको एक ख़ास सबसे बड़े मिशन पर गजा में भेजा हुआ था। इनका मिशन क्या था कि इन्होंने गजा में रहते हुए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और जो उनकी लीडर यानी मज़ामती तहरीक की जो लीडरशिप है उनके घरों को तलाश करना है एंड देन जो उनकी लीडरशिप है उनकी मूवमेंट के हवाले से कोई सुराग लगाना है। ये इंफॉर्मेशन लेनी है कि वो कहाँ पर है या समार कहाँ पर है, बाकी लीडर्स कहाँ पर हैं। तो उनके हवाले से इनको ख़ास टास्क दिया गया था और इन्होंने ये भी बताया है कि एग्रीकल्चर लैंड जहाँ जहाँ पर थी हम तब वहाँ पर भी हमारी एक ड्यूटी असाइन की गई थी कि यहाँ से हो सकता है कोई मूवमेंट हो, यहाँ से कोई टनल्स हो, यहाँ से कोई लीडरशिप की मूवमेंट हो सकती है, तो वहाँ पर भी हम नज़र रखे हुए थे। तो उसको मज़ामती तहरीक ने उन तमाम एजेंट्स को पकड़ा है एंड देन उनको हलाक कर दिया। अच्छा, इसमें अगली क्या अहम तरीन चीज़ है? अगली अहम तरीन चीज़ यह है कि मज़ामती तहरीक ने गजा में ऑपरेट करने वाले तमाम कोलैबोरेटर्स यानी मुखबरों को भी पकड़ा है। यानी एक तो वो एजेंट्स थे ना, एक जो गजा में ऑपरेट कर रहे थे जो मुसाद के डायरेक्ट एजेंट्स नहीं थे बल्कि मुखबर थे, ठीक है ना, उनको भी पकड़ा है। और उसमें अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पकड़ा किस तरह से है? वो नाज़रीन पकड़ा इस तरह से है कि जो डॉक्यूमेंट्स मज़ामती तहरीक को मिले थे 7 अक्टूबर के हमले में, आपको आज से गालिबन को 25-30 दिन पहले हमने खबर दी थी कि बहुत बड़ी चीज़ मज़ामती तहरीक के हाथ लगी है। ठीक है, वो क्या थे? सिक्योरिटी सर्वर्स थे। ये वो सिक्योरिटी सर्वर्स थे जो इन्होंने
बेसिस से जो बेसिस थी वहाँ से जाकर उठाए थे इसराइल की, और उन सर्वर्स को ये गज़ा में लेकर आए थे, और उस पर इसराइल के लिए बड़ी परेशानी बन गई थी क्योंकि उसमें सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो उस इन्फॉर्मेशन और उन डॉक्यूमेंट्स की जब छानबीन की गई है तो उसमें पता चला है कि भाई कौन से जो मुखबर हैं वो गज़ा से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने मुखबरों को पकड़ा, उन तमाम एजेंट्स को पकड़ा क्योंकि सारी डिटेल्स तो उसमें थी। तो उस का फ़ायदा उठाते हुए उन सिक्योरिटी सर्वर्स का और उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इनको पकड़ा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उन सिक्योरिटी सर्वर्स में नाज़रीन बताया जाता है कि इसराइल के जो एजेंट्स जो पूरी दुनिया में वर्क कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका डाटा भी मौजूद है। तो हिसाब लगाइए कि तब ये बात शायद एग्जैजरेटेड लगती थी कि यार नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज के ऑपरेशन ने इस बात को भी साबित कर दिया कि वाकईतन अगर वो इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसका मुजाहरा आज हमने देख लिया है, तो इसका मतलब कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि जिसमें उनको पता है कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर उनके एजेंट्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ये इसराइल की कौमी सलामती का सबसे बड़ा मसला है। अगर ये इन्फॉर्मेशन मज़ामती तहरीक जो है वो दे देती है, रशिया को दे देती है, ईरान को दे देती है, और इनमें उन तमाम एजेंट्स के नाम है जो रशिया और ईरान में ऑपरेट कर रहे हैं, आप हिसाब लगाइए तो फिर क्या होने वाला है। तो ये जनाब बहुत बड़ी कामयाबी मज़ामती तहरीक को मिली है। आगे आप एक जनरल का, रिटायर्ड IDF जनरल का बयान आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसराइल मस्ट कंसिडर चेंजिंग इट्स वॉर एम्स, वी मे नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय हमास। अब ये उनका रिटायर्ड एक जनरल कह रहा है कि भाई हम इनसे जीत नहीं सकते हैं, हम हार रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए कि अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। हम इसमें तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम रोज़ बरोज़ तबाह हो रहे हैं, और हमें जो अपनी वॉर एम्स है उनको बदलना चाहिए क्योंकि हम मज़ामती तहरीक को तबाह नहीं कर सकते हैं, उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। देन मुज़ाकरात की तरफ हमें आना चाहिए, हमें जो है वो ना इस रियासत को बचाने की तरफ आना चाहिए। अब तो हमारी रियासत जो है वो तबाह होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने इन तमाम फॉर्मर जनरल्स का, उनके चीफ का, उनके प्राइम मिनिस्टर्स का बयानात आपके सामने रखने की इसलिए हम रखते हैं कि आपको समझ आए कि भाई जब उनके अंदर से वो लोग कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं, तो फिर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई नहीं इसराइल ने ये कर दिया है, तो आपके सामने आपको पता हो कि भाई जब उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं, तो फिर बाहर कहीं बैठा हुआ वाशिंगटन में कोई एंकर अगर कह दे कि नहीं इसराइल जीत रहा है, तो वो कैसे जीत रहा है। तो ये इसलिए ये अहम तरीन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। अच्छा, आखिर में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करते हैं, और वो है प्यूटन के लिए तोहफा। एक नया कट्टा खुल गया है, ठीक है ना, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, और वो पिंडोरा बॉक्स खोला है निकी हेली ने, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है अमेरिका की, ठीक है। निकी हेली जो है वो स्ट्रॉन्ग इसराइल की सपोर्टर समझी जाती हैं, और जितनी सब ये तो स्ट्रॉन्ग मैंने आप बड़ा सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया है, ये बहुत आगे लेवल की, यानी ना जो बिल्कुल एक कल्ट जिस तरह के है ना यहूदी, उस तरह के आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। जो हर एक एक्शन, यानी फ़लस्तीन के लिए आप कोई भी एक्शन कर दें, यानी आप देखें ना इतनी वहशियाना बमबारी हो गई, तारीख में इतने जुल्म कभी नहीं हुए जितने इसराइल ने कर दिया। और निकी हेली कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना, ये इस माइंड की हैं। तो वो हर एक चीज़ को इसराइल को सपोर्ट करती हैं, हर एक चीज़ को डिफेंड करती हैं। तो अब उन्होंने एक नया कट्टा खोला है। वो नया कट्टा क्या है, और जो जिसका पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है, वो ये है कि निकी हेली ये कहती हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इन्वेड किया इसराइल को, और 7 अक्टूबर को क्या है, प्यूटन की बर्थडे है, ठीक है। तो प्यूटन को ये गिफ्ट दिया गया है हमास की जानिब से। तो इस पर अब नया एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया, नया हंगामा खड़ा हो गया। अच्छा, ये भी है। तो अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज़ ये है कि अगर वाकईतन ये ऐसा है तो इट्स मीन कि रशिया फिर पूरा सपोर्ट तो कर रहा है। ये तो फिर बात साबित हो गई कि रशिया की मदद मज़ामती तहरीक को पूरी हासिल है। दूसरा कि इन्वेड तो वो करता है जब कोई रियासत होती है, कोई तंजीम तो इन्वेड नहीं करती, वो तो हमला करती है। तो आपने मज़ामती तहरीक को हुकूमत मान लिया है और फ़लस्तीन को एक रियासत मान लिया है, देन ही आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की जो हुकूमत है यानी हमास, उन्होंने जाकर इन्वेड किया इसराइल को, ठीक है। कोई तंजीम तो इन्वेड नहीं ना जाके करती। तो ये भी आपने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है। तो ये बड़ी एक अहम तरीन चीज़ वहाँ से सामने आई है और लोगों ने बड़ा इस पर रिएक्ट किया। और निकी हेली को इस वक्त शदीद तनकीद का सामना है क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो तारीख में पहली बार फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। तो इस तरह अगर आप ये पूरी पिक्चर को समझे तो आपको समझ आएगी कि भाई मज़ामती तहरीक ये जंग जीत चुकी है, ये मार्का जो है हमने जीत लिया है। और कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि ये जंग अब इस चीज़ पर चल रही है कि इसराइल रहेगा या नहीं रहेगा।
فلسطین کی جو آزادی ہے ان کا قیام ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ جو پاور آف ایکویشن ہے وہ بدل چکی ہے۔ آج سے پہلے مزاحمتی تحریک جو ہے وہ کمزور تھی، لیکن آج مزاحمتی تحریک بھی تگڑی ہو چکی ہے اور اس کے اتحادی بھی تگڑے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 7 اکتوبر سے پہلے کا اسرائیل اور 7 اکتوبر سے بعد کا اسرائیل یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 7 اکتوبر کے بعد کا اسرائیل ایک بالکل تباہ شدہ اور اس کی بنیادیں ہلی ہوئی وہ والا اسرائیل ہے، اگر یہ بچتا ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ابھی تک جو پوری پکچر ہے، یمن پوری طرح سے ڈٹا ہوا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ ہم اگلے فیز میں کیا کرنے والے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، یہ جنگ لمبا چلے گی، کیونکہ جو جنگ بندی کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مذاکرات، کوئی امریکہ کی انٹرفیرنس، کوئی UN، وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ بندانے عمل میں ہوں گے اور جنگ کے ذریعے فیصلے ہوں گے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن جنگ یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ اختتام تک یہ جنگ جائے گی اور نتن یاہو بھی اپنا اختتام جو ہے، اپنا انجام یہیں پر دیکھے گا۔ تو یہ اہم ترین حقائق جو کہ آپ تک پہنچائے، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔